Namaste and welcome to lecture number 5 of Insider Trading Laws, dear students. अभी तक हमने इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के अपने पिछले 4 लेक्चर्स में काफी सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लिए थे, राइट? वी स्टार्टेड ऑफ विद अ बेसिक मीनिंग एज टू व्हाट इंसाइडर ट्रेडिंग इज, और फिर उसके बाद किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन इंडिया वेंट ऑन इन रिकॉग्नाइजिंग दैट insider trading is definitely something that does not generate a positive impact on the development of the securities market, and for that very reason we need laws to regulate it. पुराने कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 1956 में इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के किसी भी तरह के कोई भी लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, पर जब हम नया कंपनीज एक्ट लेकर के आए तो सेक्शन नंबर 195 में हमने इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक छोटा प्रोविजन डाला. इन एडिशन टू दैट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी लिस्टेड एंटिटीज के बिजनेसेस को रेगुलेट करने और इंसाइडर ट्रेडिंग पर एक लगाम कसने के लिए समय समय पर रेगुलेशंस बनाए. सबसे पहले रेगुलेशंस बनाए गए 1992 में ही, बट लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रेगुलेशंस थे ये धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहे थे. दे वर प्रूविंग नॉट दैट इफेक्टिव इन कर्बिंग insider trading in India, and that's why 2015 में हम एक नए सेट ऑफ रेगुलेशंस लेकर के आए जिन्हें प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, दैट्स PIT रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता है. उन्हीं को हमने पढ़ना शुरू करा था और कुछ एक डेफिनेशंस जैसे कि इंसाइडर कौन है, कनेक्टेड पर्सन कौन है, डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन कौन होगा, और इंसाइडर ट्रेडिंग क्या है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, इतनी सारी चीजें थी जो हमने पढ़ ली थी. इनफैक्ट रेगुलेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ UPSI, द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था. तो अब बारी आती है आज के सेशन में रेगुलेशन नंबर 4 के साथ शुरुआत करने की, जहां पर हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज बेसिकली रिलेटिंग टू ट्रेडिंग बाय अ पर्सन while the person is in possession of UPSI. See, the heading clearly states what am I trying to say. Regulation number 4 is about trading in securities when in possession of unpublished price sensitive information. Okay. Now unpublished price sensitive information आपके पास है और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ परमिशंस हैं, और बस वही रेगुलेशन नंबर 4 में कवर करा गया. जहां 3 ने क्लियर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन पुट अप करा था, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ते हुए कि कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा, एक्सेस अलाउ नहीं करेगा किसी भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का. रेगुलेशन नंबर 4 उसी UPSI को पजेस करते समय क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या restrictions हैं वो हमें पढ़ना है. So that's what regulation number 4 on the screen reads for you. It is trading in securities when in possession of unpublished price sensitive information, permission and restriction. समझ रहे हो ना बच्चों इतना? अब रेगुलेशन क्या पढ़ा रहा है? चलो अब देखो हमें क्या कहा गया है. तो पहले तो बड़ा क्लियरली स्पेसिफिकली हमसे कह दिए कि कोई भी इंसाइडर शैल नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी which are listed or proposed to be listed when in possession of UPSI except in the following situation. कोई भी इंसाइडर कंपनी की सिक्योरिटीज में, कंपनी वो जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है या प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड है यानी लिस्ट होने वाली है, उन सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा जब उसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग एक्सेप्शंस. नीचे दिए गए अपवादों को छोड़ दें तो आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो. तो क्या है वो अपवाद? आओ देखो जरा क्या है वो अपवाद. चलो सबसे पहले पॉइंट पर आओ एंड सी द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज एन ऑफ मार्केट इंटरसे ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स, ऑफ मार्केट इंटरसे ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स हु आर इन पोजेशन ऑफ UPSI ऑफ कोर्स, या फिर द ट्रांजैक्शन इज कैरीड थ्रू अ block deal window mechanism on the exchange between persons who had that unpublished price sensitive information but without the breach of regulation number 3
and both the parties has made a cautious and informed trade decision. दो चीजें हैं इस एक पॉइंट में. पहला, जब व्यक्तियों के पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो सामान्यतः उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट यदि यहां रेगुलेशन 4 के पॉइंट ए के हिसाब से जाएं तो वो ये कहता है कि यदि जो ट्रांजैक्शन होना है वो इंटर से, अब इंटर से का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं यही लिख देती हूं ताकि आपको चीजों पर क्लैरिटी रहे. इंटर से मींस बिटवीन, ठीक है, इसीलिए वहां आगे मैंने लिखा भी है ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर, ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन द इनसाइडर्स. यानी कि आप इसे मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में, मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रही है तब नहीं कर रहे हो, आप इसे ऑफ मार्केट प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, ऑफ मार्केट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. और या फिर आप इसे कैसे कर रहे हो, आप इसे ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के माध्यम से कर रहे हो. ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम छोटे छोटे अमाउंट की ट्रेड्स नहीं करते बल्कि एक बड़े अमाउंट का डील पुटअप करते हैं, और ये हमें सिर्फ सुबह और दोपहर में 15-15 मिनट के लिए मिलता है. स्टॉक एक्सचेंज पर 15-15 मिनट का सुबह और दोपहर में एक समय बंधा हुआ होता है, और आप सिर्फ उस 15 मिनट में, जो ब्लॉक डील का ही टाइम होता है, सिर्फ उस 15 मिनट में इस डील को ट्रांजैक्ट करते हो. ये जो ट्रांसफर करना चाह रहे हो सिक्योरिटीज का, जब आपके पास यूपीएसआई है, आप जानते हो, तब आप ये कर सकते हो. आई बिलीव लॉजिक समझ रहे हो. यूपीएसआई है, वैसे तो आप किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बट हाँ, यदि वो ऑफ मार्केट हो रहा है, यानी बाजार से अलग हो रहा है, ऑफ द मार्केट हो रहा है बिटवीन इनसाइडर्स हु हैड द यूपीएसआई, तो परमिसिबल है. और या फिर यदि ये मार्केट में हो रहा है तो फिर ये ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म, जो कि सुबह और दोपहर में 15-15 मिनट के लिए होता है. दोपहर में सामान्यतः ये 1:45 बजे से 2 बजे तक का रहता है, 1:45 PM to 2 PM. इस 15 मिनट के मार्जिन में, और न्यूनतम 5 करोड़ तक की वैल्यू का ट्रांजैक्शन आप इसमें करते हो, उस दौरान अगर आप कर रहे हो ये ट्रांजैक्शन तो परमिसिबल है. हाँ, बस ये साथ में ध्यान रखना है कि रेगुलेशन नंबर 3 का ब्रिच नहीं होना चाहिए, यानी लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस हो, या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज हो, या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन के चलते ही ये हो रहा, या वो टेक ओवर ऑब्लिगेशन के चलते ये हुआ हो. सब रेगुलेशन 3 के जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. हर रेगुलेशन एक दूसरे से जुड़ा है बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो वो याद रखना होगा, और वो याद है तो इसको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना. सो आपको रेगुलेशन 3 का ब्रिच नहीं करना है. एंड बोथ द पार्टीज हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन, both the parties who were involved in these transactions have made a cautious and informed decision. सोच समझकर हर तथ्य की जानकारी रखने के बाद ही, उपरांत ही आपने ये निर्णय लिया हो, ये ध्यान रखना. सोच समझकर हर तथ्य की जानकारी रखते हुए उसके उपरांत आपने ये निर्णय लिया हो, ये ट्रांजैक्शन किया हो, ये ध्यान रखना है आपको. समझ रहे हैं इतना? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, पहला पॉइंट. ठीक है, आपके पास यूपीएसआई है, यू आर वन ऑफ द इनसाइडर, यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग. पहली चीज, या तो ऑफ मार्केट करो, या फिर अगर इन द मार्केट करना है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जो ब्लॉक डील का या ब्लॉक विंडो वाला जो टाइम होता है, ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म, सिर्फ उसमें करो. रेगुलेशन 3 का ब्रिच नहीं होना चाहिए. एंड बोथ द पार्टीज दैट वर इन्वॉल्व्ड शुड हैव मेड एन इन्फॉर्म्ड एंड कॉशियस डिसीजन. दैट इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ. इन्फॉर्म्ड एंड कॉशियस, ठीक है, सोच समझ के यानी कॉशियस, इन्फॉर्म्ड यानी सारी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए. इतना क्लियर? समझे? अब देखो यहाँ एक छोटा सा प्रोविजो भी दिया मैंने आपको. प्रोविजो से क्या मतलब होता है ये समझते हो ना? ये प्रोवाइडेड दैट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जब भी हमें कोई एडिशनल कंडीशन डालना है, कोई पॉइंट ऐड करना है तो हम प्रोविजो डाल देते हैं. ठीक है, यहाँ जो प्रोविजो दिया है वो हमसे कहता है कि जो ऑफ मार्केट ट्रेड हो रही है उस चीज की सूचना, अब ये काहे से जुड़ा हुआ है बच्चों? ये वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है. अगर ऑफ मार्केट ट्रेड हो रही है तो उस चीज की सूचना इनसाइडर ने कंपनी को दे दी हो विद इन 2 वर्किंग डेज, और कंपनी ने उस चीज की सूचना, इस ट्रेड की सूचना
उस स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजेस को दे दी हो इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ डिस्क्लोजर और बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ऑफ मार्केट कर रहे थे ना आप, ये ऊपर वाला जो पॉइंट था जहां से हमने एरो जोड़ा, तो आप ऑफ मार्केट कर रहे थे। अब जब ये ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट हो रहा था, यानी मार्केट पे नहीं हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म की सहायता से नहीं हो रहा था ये, तो एक्सचेंज को तो बताना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इनसाइडर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये सूचना कंपनी को देना है और कंपनी को फर्दर 2 वर्किंग डेज के अंदर ये सूचना हर उस एक्सचेंज को देना है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक्सचेंज के बाद एस लगाया है मैंने, क्यों? क्योंकि यदि आपकी सिक्योरिटीज मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो फिर आपको हर एक्सचेंज को बताना है। जैसे हो सकता है BSE NSE दोनों पर हो, तो फिर एवरी सच एक्सचेंज वेयर योर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड यू नीड टू इंटीमेट कि भाई इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, बिटवीन द इनसाइडर्स हुआ है और ये ऑफ मार्केट हुआ है व्हाइल द इनसाइडर्स वर पोजेसिंग द UPSI। ओके, समझ गए? इतना छोटा सा पॉइंट है, क्लियर हुआ? लेकिन एक ही पॉइंट हुआ है ये, अभी कुछ और भी पॉइंट बचे इसके। ठीक है, चलो हम रिवाइज करेंगे, एक बार पूरा पढ़ लें उसके बाद रिवाइज करेंगे। अब आओ पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर बी आपसे क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आओ जरा देखो पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर बी में भी कुछ परमिशन है और पॉइंट नंबर बी की परमिशन हमसे ये कहती है कि जो ट्रांजैक्शन करा जा रहा है while in possession of UPSI, उसके लिए हम कह रहे हैं the transaction in question means the transaction that is to be done when you have the UPSI. ठीक है, it was carried pursuant to a statutory or regulatory obligation in order to carry a bona fide transaction. Bona fide means something that is valid, something that is legal and something that is not against the law. तो आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिकॉज आपको एक वैलिड, एक बोनाफाइड, एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो। नो चीटिंग, नो पर्सनल प्रॉफिट मोटिव और मैलिफाइड इंटेंशन इज इन्वॉल्व। इट्स जस्ट दैट ये ट्रांजैक्शन करा जा रहा है किसी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन के चलते। नाउ इफ यू रिमेंबर रेगुलेशन नंबर 3, वहां पर टेक ओवर ऑब्लिगेशन एक पॉइंट आया था और ये उसी से संबंधित है। यदि टेक ओवर रेगुलेशंस के अंतर्गत आपको ओपन ऑफर देने की ऑब्लिगेशन है और उसके अंतर्गत यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन करा है तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3. It is neither considered as a breach of regulation number 4. Very clearly point number B states that कि किसी obligation के चलते statutory या regulatory obligation means something that is compulsory कि भैया आपको करना ही है ये काम. अब अगर किसी एक्ट में, किसी लॉ में कहा गया है it is statutory और regulatory, तो फिर हम अगर उसको कर रहे हैं तो वो चीज ब्रिच नहीं माना जाएगा रेगुलेशन 3 का. You can do that transaction, you can enter into that transaction and it is very well permitted under the PIT regulation. Okay, समझ रहे हैं? पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं भी जानती हूं, बट धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आता जाएगा. हर एक शब्द, हर एक लाइन, हर एक प्रोविजन को अपनी आंख, नाक, कान, दिमाग सब खुले रख करके सुनोगे तो अपने आप समझ में आती जाएंगी चीजें. और इस उद्देश्य के साथ सुनोगे कि मुझे समझना है तो अपने आप समझ आएंगी चीजें. ठीक है, चलो अब तीसरा पॉइंट देखो. तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे कि भाई एक बार फिर हम ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जिस ट्रांजैक्शन को करा जा रहा है व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है which is done pursuant to exercise of stock options in respect of which the exercise price was predetermined in compliance of the applicable regulations. कंपनी एक्ट में जो स्टॉक ऑप्शंस इश्यू करने के प्रावधान हैं, सेबी ने जो स्टॉक ऑप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, इन सबको फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज करना मतलब क्या होता है? वो वाला एक्सरसाइज नहीं. एक्सरसाइज मतलब ऑप्शन जो मिला है, स्टॉक ऑप्शन, उसके बदले शेयर मिल जाता है. ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है इट इज पर्सुएंट टू द एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन. यानी कि यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर जो स्टॉक हमारे पास है ना, वो स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में. ठीक है, और इसका जो प्राइस है
वो प्राइस कैसा है बच्चों? प्री डिटरमिन्ड है, पहले से पता है। तो अब जब पहले से पता है और अगर हम उस प्राइस के आधार पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको थोड़ी आप बोलोगे कि ये हम इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम कंपनी के अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं। जब स्टॉक ऑप्शन जारी हुआ था तभी बता दिया था कि आज से साल भर बाद इस प्राइस पर शेयर में कन्वर्ट होगा। तो अब वो साल भर बीत गया और आज हम ये काम कर रहे हैं, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ रेगुलेशन नंबर 3. इट इज नॉट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज while in possession of UPSI. It is permitted है वो चीज, ठीक है, समझे क्या? पॉइंट नंबर बी में हमको बोला स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत कर रहे हो, पॉइंट नंबर सी में हमको बोला स्टॉक ऑप्शन का कन्वर्जन हो रहा है जिसके लिए प्राइस प्री डिटरमिन था, तो ये भी परमिसिबल है। ओके ओके, ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर। अब ये जो चौथा पॉइंट है ये आपसे कहता है नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के संबंध में कुछ। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स, अभी तक तो इंडिविजुअल्स थे आपके मेरे जैसे, अब नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स की बात आएगी। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स में कौन हो सकता है मैम? कैसे होंगे नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स? तो इफ यू कैन टेक एन एग्जांपल, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स विल इंक्लूड कॉर्पोरेट्स, डेफिनेटली। नॉन इंडिविजुअल्स हैं तो कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के केस में व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई आप ट्रेड कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ दिस पॉइंट। और ये पॉइंट ये कह रहा है कि नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स यानी कॉर्पोरेट के केस में वो इंडिविजुअल जो कि ट्रेड डिसीजन लेता है और जिसके पास यूपीएसआई है, ये दो अलग अलग लोग होना चाहिए। कंपनी के केस में, नॉन इंडिविजुअल के केस में जिसके पास यूपीएसआई है वो अलग है और जो ट्रेड का डिसीजन ले रहा है वो अलग है। मतलब देयर आर टू सेपरेट एंटिटीज, द वन टेकिंग द ट्रेड डिसीजन एंड द अनदर वन दैट इज एंटरिंग एक्चुअली इनटू दैट ट्रांजैक्शन। दे आर सेपरेट एंटिटीज। खत्म नहीं हुआ है। एंड यहां पर देख रहे हो ना, अब एक और एंड बना हुआ। एंड जब वो इंडिविजुअल जो ट्रेड डिसीजन ले रहा था, while at the time of taking the trade decision, the individual did not had access to UPSI. See, while taking the trade decision, individual were not in possession of UPSI. And एक और एंड, हमने यानी कि उस कॉर्पोरेट या कंपनी ने हर अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट करा है ये इंश्योर करने के लिए कि इन रेगुलेशंस का वायलेशन ना हो। एंड एक और एंड है, एंड एक्चुअल में ऐसा कोई वायलेशन हुआ हो इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला हो। देयर आर नो एविडेंसेस ऑल्सो ऑफ सच अरेंजमेंट्स बीइंग ब्रिज्ड, यानी हमने जो अरेंजमेंट्स करे हैं इनका ब्रिज नहीं हुआ है, रेगुलेशंस का ब्रिज नहीं हुआ है और सारी चीजें लॉ कंप्लायंट हैं। ये नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के केस में ध्यान रखना है, ठीक है क्या? समझे क्या? अब पूरा पॉइंट एक बार इकट्ठा करके बोल ले। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स यूजुअली कॉर्पोरेट हो सकते हैं, तो नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के केस में यूपीएसआई और ट्रेड करते समय यह ध्यान रखना है कि द वन हु possess the UPSI and the one who's taking the trade decision on behalf of the non-individual insider, ये दो सेपरेट लोग हैं। भाई नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर है तो वो तो ट्रेड डिसीजन लेगा ही नहीं ना। कंपनी है तो कंपनी में भाई अब ट्रेड डिसीजन कौन लेगा? आप बताएं मेरे को, कंपनी में ट्रेड डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो जिनके पास यूपीएसआई थी उस कंपनी में और जो लोग ट्रेड डिसीजन ले रहे हैं ये सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कि जैसे मानिए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 डायरेक्टर है, अमन, बमन, श्रवण। अब ये नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर जो है ये कोई ट्रेड डिसीजन लेना चाहती है। ट्रेड डिसीजन जो है वो अमन, बमन, श्रवण बोर्ड मीटिंग में मिलकर के लेना चाह रहे थे, बट जब वोट डाला गया है तो अमन और बमन ने कंसेंट अपना दे दिया है, रिजोल्यूशन को पास कर लिया है। श्रवण यू भी इंटरेस्टेड है, वोट नहीं डाल सकता है, एंड श्रवण इज द वन हु एक्चुअली possess the UPSI. So the ones who took the trade decision were Aman and Baman, and the one who had the UPSI was श्रवण, जो अलग है ना। तो ये पहला पार्ट क्या हुआ अपना, the one individual who's taking the trade decision and the one who possesses the UPSI are two separate people, ठीक है। एंड दूसरा वाला एंड आपसे ये कहता है कि while
डूइंग द ट्रेड ट्रांजैक्शन वाइल एक्चुअली वो जो ट्रेड डिसीजन लिया गया है, वो ट्रेड ट्रांजैक्शन करा जाना है, उस समय तक भी ट्रेड डिसीजन लेने वाले व्यक्तियों के पास यानी अमन और बमन के पास यूपीएसआई नहीं है। एंड हमने इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए, इन रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस ना हो इसके लिए प्रॉपर एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स और अरेंजमेंट्स बनाए हैं। एंड इनका नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है यानी इन अरेंजमेंट्स का कंप्लायंस हुआ है और ट्रेड प्रॉपर लिमिट्स के अंतर्गत हुई है, इस चीज के कोई एविडेंसेस भी नहीं है कि इनका नॉन कंप्लायंस हुआ। एविडेंस इस चीज का नहीं है कि कोई नॉन कंप्लायंस हुआ हो, सब चीजें लॉ कंप्लायंट ही हुई, तो ये ट्रेड हो सकती है। समझ गए? इतना क्लियर है? ये 4 मेन पॉइंट है बच्चों रेगुलेशन 4 के। ये जो 5वां पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये बस इतनी सी कहानी कहता है कि जितनी भी ट्रेड हो रही है ऊपर के 4 पॉइंट में, जो भी कर रहा हो, इंडिविजुअल कर रहे हो चाहे नॉन इंडिविजुअल कर रहे हो, ईसॉप्स एक्सरसाइज करने में कर रहे हो या किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत कर रहे हो, कैसे भी करो, इन सब के संबंध में ट्रेडिंग प्लान जो बनाए गए हैं, जो रेगुलेशन 5 में बनते, उनका कंप्लायंस होना बहुत जरूरी। और वही अगला रेगुलेशन है जो अपने को अभी पढ़ना भी। और इतना समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया क्या पूरा रेगुलेशन नंबर 4 आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से? चलिए अब 5 पर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं सो दैट थिंग्स डू नॉट स्किप ऑफ योर माइंड। रेगुलेशन 3 से शुरू करेंगे। रेगुलेशन 3 ने हमसे कहा कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और प्रोक्योर और कॉज द कम्युनिकेशन और प्रोक्योर फ्रॉम और अलाउ द एक्सेस फ्रॉम एन इनसाइडर ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन related to the securities of the company that are listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate business purposes or performance of duties or discharge of legal obligation. Right? Certain permissions, certain restrictions, वो रेगुलेशन 4 में दिए गए। रेगुलेशन 4 हमसे ये कहता है कि यूजुअली तो कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल एंटर इनटू एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। पहली चीज, ऑफ मार्केट ट्रांसफर होना चाहिए। खुद रिवाइज करते चलना मन में, है मैं मेरा कंसेप्ट पक्का नहीं कर रही हूं, आपके पक्के करने चाहती हूं, तो रिवाइज करते चलना मन में। पहली चीज, जो ट्रांसफर है वो ऑफ द मार्केट होना चाहिए बिटवीन द इनसाइडर्स हु वर इन पोजेशन ऑफ द यूपीएसआई, और या फिर अगर वो मार्केट में हुआ हो तो ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म में होना चाहिए। बस ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म जो एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन होता है ब्लॉक डील्स को पुट अप करने का, परचेज सेल करने का, सिर्फ उस ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म में हुआ हो। रेगुलेशन 3 का कोई भी ब्रीच ना हुआ हो, नॉन कंप्लायंस ना हुआ हो, और वो पार्टीज जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो पार्टीज जो इस डिसीजन में इन्वॉल्व थी, उन्होंने एक इन्फॉर्म और कॉशियस डिसीजन लिया। हर तथ्य जानते हुए, हर इंफॉर्मेशन पजेस करते हुए, सोच समझ करके डिसीजंस लिए, तो ये परमिटेड है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसका एक छोटा सा प्रोविजो जो कहता है कि जब इनसाइडर्स इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली ऑफ मार्केट, तो एक्सचेंज को इसकी सूचना देने के लिए उन्हें इस ट्रांजैक्शन को करने से 2 वर्किंग डे के अंदर कंपनी को सूचित करना है कि हमने ऑफ मार्केट ये करा है, और फर्दर कंपनी को ये सूचना मिलने से या ट्रेड के बारे में पता चलने से 2 वर्किंग डेज में हर एक्सचेंज को सूचित करना है जहां उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। ये देखिए, याद हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे 2 छोटे छोटे से पॉइंट आते हैं। वो 2 छोटे छोटे से पॉइंट आपसे कहते हैं कि यदि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या किसी लॉ में प्रोवाइड करी गई किसी पॉइंट के कंप्लायंस के लिए हुआ है, तो फिर ऐसे स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन के अंतर्गत हुए ट्रांजैक्शन को हम रेगुलेशन 3 का ब्रीच नहीं मानते, यानी यूपीएसआई पजेस करते हुए भी आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, ठीक। हाँ, अगर आप ईसॉप्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं जिसके लिए प्राइस भी प्री डिटरमिन्ड था एंड एज पर द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल रेगुलेशंस आप ये कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन को रेगुलेशन 3 का ब्रीच नहीं माना जाता। समझ रहे था? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट भी? ठीक।
लास्ट पॉइंट नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के संबंध में होता है, और नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स के संबंध में यह कहा जाता है कि यदि नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स वाइल यूपीएसआई पोजेसिंग यूपीएसआई ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये इंश्योर करें कि द वन हु पोजेसेस द यूपीएसआई in that non-individual insider yani corporate, the one who's taking the decision should be two separate. While taking the trade decision also, the person who was taking this decision should not be in possession of UPSI, and adequate safety arrangements and precautionary measures have been taken so that there should not be any breach of this regulation, and there are no evidences actually that there have been any non-compliance or breach of these regulations. Last but not the least, जो भी ट्रेड कर रहा है पॉइंट नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, यानी ए में या बी में या सी में या डी में, जिसमें भी ट्रेड हो रहा है, रेगुलेशन 5 में बनाए गए ट्रेडिंग प्लान्स के अनुसार ही होगा। जब तक वो ट्रेडिंग प्लान्स अप्रूव नहीं होते तब तक ये नहीं हो सकता है। समझ गए हैं? क्लियर हो गया है आपको बहुत अच्छे से? ठीक है क्या बच्चों? देखो इतने में रेगुलेशन नंबर 4 खत्म भी हो गया और हम रेगुलेशन नंबर 5 पर आ गए। ठीक है, चल आज के दिन का इस लेक्चर का अगला रेगुलेशन, और अगला रेगुलेशन जो है वो है रेगुलेशन नंबर 5, जो अब उन ट्रेडिंग प्लान्स के बारे में हमें बताएगा, जिसके बारे में अभी अभी रेगुलेशन 4 में जिक्र करा गया। रेगुलेशन 4 के आखिरी पॉइंट ने हमसे ये कहा कि जो भी ट्रेड हो रहा, वो भले ही पॉइंट ए में हो रहा हो या बी में हो रहा हो या सी में हो रहा हो या डी में हो रहा हो, ट्रेडिंग प्लान्स के हिसाब से होगा। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, कैसे बनता है, फिर इसे कहां नोटिफाई करते हैं, वो सब चीजें अब आपको पढ़ना है अपने इस पार्ट में, यानी रेगुलेशन 5 में। ठीक है क्या? देखो आ जाओ इधर और सुनो क्या कहता है रेगुलेशन 5। रेगुलेशन 5 आपसे कहता है कि हर इनसाइडर को एक ट्रेडिंग प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ता है इन एडवांस। या देखो अभी सोचोगे क्या इतनी माथा बच्ची मैम, पहले तो इतनी परमिशंस, फिर रिस्ट्रिक्शंस और फिर अभी ट्रेडिंग प्लान। व्हेनेवर यू आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी, आपके पास यूपीएसआई आ सकती है। इनसाइडर की, कनेक्टेड पर्सन की, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, कितने सारे रिलेशंस उसमें आ गए थे। सो व्हाइल यू आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी, यू गेट टू नो एंड यू कम अक्रॉस सो मेनी यूपीएसआईस। Many a times you are the one who are involved in generating that UPSI. बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है राइट इश्यू के प्लानिंग की, तो अब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता नहीं रहेगा कि किस प्राइस पर और किस रेशो पर ये राइट्स इश्यू आना है? और उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुष्मित नाम का व्यक्ति रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अपनी वाइफ सुषमा से डिस्कशन करता है, यार कंपनी में बड़ा काम चल रहा है। सुषमा वाज कंप्लेनिंग टू सुष्मित, यू आर नॉट गिविंग दैट मच ऑफ टाइम दैट इज नीडेड टू द फैमिली एंड यू आर ऑलवेज बिजी विथ योर वर्क एंड टास्क एंड मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। और इन सब चीजों से हैरान परेशान हो करके, क्योंकि ऑफिस की भी परेशानी अपनी जगह थी, सुष्मित बताता है सुषमा को कि देखो सुषमा, परेशानी ऐसी है, कंपनी में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। अच्छा तुम्हें पता है आज की मीटिंग में हमने डिस्कशन करा था, द कंपनी इज प्लानिंग फॉर अ राइट्स इशू, वी आर प्लानिंग टू कम अप विथ लाइक अ रेशियो ऑफ 10:2 एंड a lot of formalities यार। You being my better half, I expect you to understand the problems that I'm going through currently and give me that much of time so that I can concentrate on my work, and I definitely know in some time I'll be completing with these tasks. मेरे ये टास्क पूरे हो जाएंगे और फिर मैं समय दूंगा तुम सब लोगों को। ये बात बात में वो बात निकल गई जिस बात को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बात वो थी जो मूल्य से संबंधित थी। सुना ना आपने भी, मैंने भी, बात में कौन सी बात बता दी? वो बात जो यूपीएसआई थी, वो बात निकल गई। तो ये बहुत ऑब्वियस और रूटीनल होता है बच्चों। While normal discussions, we do speak up about these informations, जो वैसे तो यूपीएसआई होती हैं और इनको एज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, तो इनको हमें उतनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ट्रीट करना पड़ता है।
बट सिर्फ घर की कुछ परेशानियों में और कुछ ऐसे जनरल डिस्कशंस में सुष्मित, जो कि कंपनी के डायरेक्टर थे, ने अपनी वाइफ सुषमा को वो इंफॉर्मेशन बताई। पास ऑन तो हो गया ना ये इंफॉर्मेशन, बट ये सब चीजें गलत थोड़ी है, ये सब चीजें रेगुलेशंस का ब्रिज थोड़ी होती है। ठीक है, समझ रहे ना? अब सुषमा भले ही उस कंपनी में काम नहीं कर रही थी, बट जस्ट बिकॉज शी इज अ वाइफ टू सुष्मित, वन ऑफ द डायरेक्टर इन दैट कंपनी, उन्हें ये सूचना पता चली। वो भी बात में बात निकली तो बात पता चली। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताने का लॉजिक क्या था? यही कि while you are associated with the company, many a times you get in touch with so many informations that are UPSI, sometimes directly, sometimes indirectly, sometimes knowingly, intentionally, sometimes unintentionally. और फिर ऐसी सब इंफॉर्मेशंस जो आपको पता लग जाती हैं, अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, मालिफाइड इंटेंशन से इन्हें यूज करते हैं, तो वो चीज गलत होती है, अन्यथा नहीं। और अब जब पता लग भी जाती है, आपको पता है भी, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम आपको अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जुर्रत कर ली शहंशाह, हिंदुस्तान के शहंशाह के साहबजादे से मोहब्बत करने की। ऐसे थोड़ी ना चुनवा देंगे आपको। अब अगर आप वो काम कर रहे हैं, आपके पास वो सूचनाएं हैं, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जो अपने ट्रेडिंग, परचेज, सेल करना चाहते हैं, वो सबकी परमिशन है, करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, परमिशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब फॉलो करिए, रेगुलेशन 4 का कंप्लायंस करिए, और 5 में जो ट्रेडिंग प्लान्स बनाने होते हैं ये बनाइए, करिए आप सब, लेकिन सबकी एक प्लानिंग रखिए। हर चीज की अनुमति है आपको, करिए, लेकिन उसकी एक प्लानिंग रखिए, प्रॉपर प्लान बनाइए, कब, क्या, कैसे, कितना करना है। सभी अधिकारियों को, रिक्वायर्ड अथॉरिटीज को उसकी सूचना दीजिए। और जब आप सभी अधिकारियों को, रिक्वायर्ड अथॉरिटीज को इन सब चीजों की सूचना दे देते हैं, उसके बाद आप ये सारे काम करिए, ये सब चीजें परमिसिबल हैं। समझ रहे हैं ना? इतना ट्रेडिंग प्लान का क्या लॉजिक है कि हमको ये पहले से बनाना है, एडवांस में बनाना है, और उसके बाद इसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। पब्लिक में जाते हैं ट्रेडिंग प्लान, और फिर उसके बाद आप ये करना चाहें तो आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को? तो क्या करना है अब ट्रेडिंग प्लान में? चलो देखते हैं अपन इन चीजों को। हर इनसाइडर ऐसे ट्रेडिंग प्लान बनाएगा बच्चों, ठीक है, और वो जाकर के सबमिट करता है कंप्लायंस ऑफिसर को। नाउ हु इज अ कंप्लायंस ऑफिसर? कंप्लायंस ऑफिसर हैपेंस टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, जो कि आपके बिहाफ पर इन ट्रेडिंग प्लान्स को पहले अप्रूव करता है, जो ये देखता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स, पीआईटी रेगुलेशंस यानी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के हैं, वो सब कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उन सब को कंप्लाई करने के बाद यदि आपके ट्रेडिंग प्लान सही हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट है, तो वो उन्हें अप्रूव करता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट अप्रूवल। और फिर उसके बाद पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए इन्हें स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करा जाता है, pursuant to which trades may be carried out by the insider on his own self or by someone else on his behalf। ठीक है, सो हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे इवन इफ वी आर इनसाइडर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको चुनवा देंगे भैया दीवार में कि हम इनसाइडर हैं तो बस अब हम और कुछ नहीं कर सकते। वी आर फ्री, वी आर परमिटेड टू ट्रेड। द कंडीशन इज कि हम जो रेगुलेशन 3 और 4 है उसको कंप्लाई करेंगे, और 4 में ये लिखा है कि आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अब जो ट्रेडिंग प्लान आप बनाओगे तो ट्रेडिंग प्लान को लेकर के क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना है, क्या चीफ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, वो सब अब यहां पर आ रही है, एक एक करके बनाना है, कंप्लायंस ऑफिसर को देना है, वो खुद अप्रूव करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो उस चीज को पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए एक्सचेंज को देगा। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी होगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट देखो, मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के लिए आपको ये देना है, यानी अगले 12 महीने आप क्या करना चाह रहे हैं, अगले 12 मंथ्स का ये प्लान आपको बना करके देना है। फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपको इसे बना के देना है। मिनिमम है, आप चाहें तो 18 महीने का बना लें, आप चाहें तो 24 महीने का बना लें, बट एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स का आपको ये प्लान बना के देना है। यानी आज से अगले 12 महीने के अंदर अंदर आप क्या क्या ट्रेड करने वाले, ये सब आपको बतानी पड़ेगी आज ही।
यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैडम ये आज कैसे पता चलेगा कि मैं आज से अगले 12 महीने तक क्या करूंगा, अगले 1 घंटे बाद क्या है मेरे को नहीं पता, तो अगले महीने भर बाद या 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में या 12 महीने में मैं क्या करूंगा मुझे कैसे पता? आपको पता रखना पड़ेगा, आपको पता रखना पड़ेगा और आपको इसे फुलफिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए आपको ये बनाना है। फिर ये भी ध्यान रखो कि भैया कोई ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती है एग्जिस्टिंग प्लान की, यानी अगर पहले से कोई प्लान चला रहा है तो जो नया बना है वो अलग है। ऐसा नहीं होगा कि नया आ गया तो पुराने को भूल जाएंगे, पुराना खत्म हो जाएगा। पुराने में जो लिखा है वो एक एक काम करना पड़ता है और फिर जो नया आया है वो नया होगा। ऐसा नहीं होगा कि पुराना खत्म हो गया, अगर नया आया तो पुराने की एग्जिस्टेंस खत्म, ना इंपॉर्टेंस खत्म, ऐसा थोड़ी होगा यार। ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज कहते हैं ना अपन, है ना। तो ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो है वो आपको करना ही है कंप्लाई। नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ओवरटेकिंग जैसे होती है, एक की गाड़ी चली जरी, आप पीछे से चले आ रहे और स्पीड बढ़ा के ओवरटेक कर दिए। ऐसी ओवरटेक करना भी बहुत देखकर सोचकर समझकर होता है, जान का जोखिम नहीं लेना। यहां तो ओवरटेक अलाउड ही नहीं है, ओवरलैपिंग अलाउड ही, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है भाई, तो तीसरा कहता है ट्रेडिंग सिर्फ तब कमेंस होगी ओनली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान। जो प्लान बना है उस प्लान का पब्लिक डिस्क्लोजर करते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर करवाता है स्टॉक एक्सचेंज भिजवा के उनको, और पब्लिक को सूचना देने के फिर 6 महीने बाद वो कमेंस होती है ट्रेडिंग उस प्लान पे। यानी जैसे मानिए अगर मैंने 1 जनवरी को पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया, 1 जनवरी को यदि पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाता है तो यहां से फिर 6 महीना बाद यानी कि 30 जून खत्म होने के बाद फिर ट्रेडिंग कमेंस होती है। मैं 1 जुलाई से ट्रेडिंग कर सकती हूँ, एटलीस्ट 6 महीना छोड़ना है मुझे। इट विल कमेंस ओनली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द पब्लिक डिस्क्लोजर, ओके। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तो चौथा पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि आपको इस ट्रेडिंग प्लान में बताना क्या क्या है, कंटेंट्स क्या होंगे आपके ट्रेडिंग प्लान के। यू विल सेट आउट ईदर द वैल्यू ऑफ द ट्रेड्स टू बी इफेक्टेड, कितनी वैल्यू के कर रहे हैं, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन है वो बताना है। वैल्यू नहीं बता पा रहे तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बताइए जिसमें आप ट्रेड करेंगे, बट अलॉन्ग विद द डेट ऑन विच द ट्रेड शैल बी इफेक्टेड। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर, 25 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर, कितने, ठीक है। तो सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है भैया कि या तो आप वैल्यू बताओ और या फिर आप नंबर बताओ, ठीक है। नंबर बता रहे हो तो साथ में आप ये भी बताओ कि किस किस डेट पर आप ट्रेड करने वाले हो, और या फिर नेचर ऑफ द ट्रेड एंड ट्रेड इंटरवल बता दो। नेचर ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या होगा भाई, नेचर ऑफ द ट्रेड का मतलब आप बता दो कि आप परचेस कर रहे हो कि सेल कर रहे हो। ये परचेस की सेल क्या करना है, परचेस कर रहे हो तो वो बता दो, सेल कर रहे हो तो वो बता दो, कब परचेस करोगे कब सेल करोगे, क्या दोनों करने वाले हो, ट्रेड इंटरवल क्या होगा वो सब बता दो। सब पहले से सूचित करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, एक टाइम होगा जिसमें ट्रेडिंग परमिटेड नहीं होती है, एक टाइम होता है जिसको हम नो ट्रेडिंग विंडो कहते हैं, उस दौरान इनसाइडर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। Even if they have the trading plans, even if they have the trading plans that are approved, they cannot do trading. वो टाइम ये है, ये टाइम शुरू होता है 20th day prior to the closure of financial period and second trading day after the disclosure of financial results पे जाके खत्म होता है। I have an example to explain you this concept. ठीक नीचे ये for example पढ़िए। शुरू कब होता है, फाइनेंशियल पीरियड के खत्म होने से 20 दिन पहले से, और वहां से चलते 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 खत्म कब होता है, जिस डेट पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स का डिस्क्लोजर होता है वहां से 2 ट्रेडिंग डे बाद को जाके। एग्जाम्पल, मानो एक कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अब 31 मार्च से क्या करना है, 20 दिन पीछे जाना है, क्योंकि हमको बोला है कि आपको प्रायर 20 डेज जाना है।
ठीक है, तो 20 दिन प्रायर जाएंगे तो आपकी तारीख जो है वो तारीख निकल करके क्या आएगी भैया, ये जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन करा और उसके ऊपर ऐसा स्क्वायर जैसा बना दिया, दिख रहा होगा आपको 11 मार्च। 31 से 20 दिन पीछे जाना है ना, तो 11 मार्च आ जाएगा। और खत्म कब होता है? 2 ट्रेडिंग डेज आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट। अब कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मान लीजिए भाई डिस्क्लोजर करा, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स का डिस्क्लोजर होता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त से 2 ट्रेडिंग डेज पकड़ लेंगे अगर, तो ये 22 अगस्त निकला है। अच्छा, ट्रेडिंग डे अगर 20 अगस्त को मान लीजिए शनिवार पड़ रहा था, अब शनिवार को एनुअल जनरल मीटिंग तो हो सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनीज एक्ट और सेक्शन 96, एनुअल जनरल मीटिंग तो हो सकता है, ठीक है, बट रविवार ट्रेडिंग डे नहीं है। तो 21 अगर 20 तारीख को शनिवार पड़ा, सैटरडे पड़ा, तो 21 तारीख ट्रेडिंग डे में काउंट नहीं होगी, फिर 22 नहीं आएगी, फिर 22 और 23 यानी 23 तारीख हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, अगर मानो 20 तारीख को शुक्रवार पड़ा यानी फ्राइडे पड़ा, एजीएम फिर हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स उस दिन फिर डिस्क्लोज हो सकते हैं, बट सैटरडे और संडे को ट्रेडिंग नहीं होता, तो फिर 22 और 23 दोनों कट जाएगी, और 24 और 25 तारीख तक ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको 2 ट्रेडिंग डेज लेना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ट्रेडिंग डेज यहां मैंने 22 अगस्त ये अज्यूम करते हुए दिया है कि 20 तारीख के बाद बचे 2 दिन में ट्रेडिंग हो रही है, यानी या तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे। अगर थर्सडे भी होगा ना 20 तारीख को, तो एक ट्रेडिंग डे फ्राइडे हुआ, राइट, फिर सैटरडे संडे काटना पड़ेगा, मंडे दूसरा ट्रेडिंग डे हुआ, और ट्यूसडे अगले हफ्ते के वहां से ट्रेडिंग फिर शुरू होती है। तो ये क्या, नो ट्रेडिंग पीरियड है, नो ट्रेडिंग पीरियड फाइनेंशियल पीरियड के खत्म होने से 20 दिन पहले, ठीक है, और उस फाइनेंशियल ईयर की जो रिजल्ट डिस्क्लोज हुए वहां से 2 ट्रेडिंग डे बाद तक, इतने टाइम ड्यूरेशन में ट्रेडिंग नहीं करोगे। अब मुझे पता है मन में सोच रहे होगे मैडम पब्लिक डिस्क्लोजर के 6 महीना बाद ट्रेडिंग शुरू करना है, और फिर बीच में ये ऑलमोस्ट इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक करना भी नहीं है ट्रेडिंग, तो हम ट्रेडिंग करेंगे कब? बस बीच के समय में करेंगे, और क्या है, बहुत समय होता है, इतना 12 महीने के लिए सबमिट करा है आपने, तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए तो बहुत समय होता है, आप कर सकते हो उसमें ट्रेडिंग, ठीक है, समझ रहे हो क्या इतना? चलो अब देखो अगले पॉइंट पर आओ। अगला जो पॉइंट है वो आपसे कहता है कि जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाया गया है इट शुड बी कंपल्सरीली अप्रूव बाय द कंप्लायंस ऑफिसर, ये हम पढ़ी चुके हैं, और एक बार जब वो अप्रूव करते हैं तो इसके बाद ये इररिवोकेबल हो जाता है। इररिवोकेबल का मतलब होता है कि अब आपको इसे कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करना ही है, आप इसका नॉन कंप्लायंस नहीं कर सकते, और ना इससे डिविएट हो सकते हैं, ना इसकी स्कोप के बाहर जा सकते। आपने लिखा मैं 50 करोड़ के शेयर्स का परचेज करूंगा, पूरे 50 करोड़ का परचेज ही करना पड़ेगा आपको, अब 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होगा। यू कैन नॉट डिविएट, आप उससे डिविएट नहीं कर सकते, आप स्कोप के बाहर भी नहीं जा सकते, स्कोप के बाहर भी नहीं जा सकते। समझ रहे क्या इतना? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव कर चुके हैं तो अब ये रिवोकेबल है, ये खत्म नहीं होगा, ये लैप्स नहीं होगा, आपको इसे पूरा एज इट इज कंप्लाई करना। And then the last point that you have for you on the screen, and that is upon approval the compliance officer shall notify the plan to the exchange। ये देखो जो मैं बोली थी, क्यों करना पड़ता है, ये पब्लिक डिस्क्लोजर करना है ना भाई, तो स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा ताकि उसका पब्लिक डिस्क्लोजर हो। तो जिस भी एक्सचेंज या एक्सचेंजेस पर कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है वहां पर इस चीज का पब्लिक डिस्क्लोजर करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर इसे स्टॉक एक्सचेंज को बताता है। ओके, क्लियर हो गए ये सारे के सारे पॉइंट? 2-3 मेजर पॉइंट है, बाकी छोटे छोटे से पॉइंट्स आर वेरी सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर इफ यू कैन क्विकली रिवाइज। मिनिमम 12 महीने के लिए बनाना है, ठीक है, कोई ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होगी, अगर नया आया तो पुराना भी कंप्लाई होगा, नया भी कंप्लाई होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर से 6 महीना के बाद ही ट्रेडिंग शुरू होती है। एक नो ट्रेडिंग पीरियड होता है, और वो नो ट्रेडिंग पीरियड शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने, फाइनेंशियल पीरियड के खत्म होने से 20 दिन पहले से, और उस फाइनेंशियल पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर के 2 ट्रेडिंग डेज बाद तक, वहां तक वो चलता है।
कंटेंट क्या होंगे ट्रेडिंग प्लान के? तो या तो वैल्यू बता दो, कितनी वैल्यू की सिक्योरिटीज में ट्रेड करोगे, या फिर वैल्यू नहीं बता पा रहे हो तो नंबर अलॉन्ग विद द डेट्स बताओ कब कब करोगे, और या फिर नेचर बता दो, यानी परचेस करोगे या सेल करोगे ये बता दो। ठीक है, आपने जैसे ही ट्रेडिंग प्लान बनाया आपको इसे कंपल्सरीली अपने कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव कराना है, जिसके बाद ये इररिवोकेबल हो जाएगा, लैप्स नहीं हो सकता, डिविएट नहीं हो सकते, आउटसाइड द स्कोप नहीं जा सकते। यानी बस ये समझ लो कि फिर वो पत्थर की लकीर हो जाएगी कि आपको उससे ना इधर जाना है ना उधर, ना आधा इंच ना आधा फुट, ना आगे ना पीछे, जितना है उतना का उतना पूरा। ओके, एंड आपके इस प्लान को अप्रूव करने के बाद एक्सचेंजेस को पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए भेज देते हैं कंप्लायंस ऑफिसर, ताकि पब्लिक डिस्क्लोजर हो सके और फिर वहां से 6 महीने के बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सके। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को? लास्ट पॉइंट, एनी ट्रेडिंग प्लान ऑप्टेड बाय अ पर्सन under trading plan can be done only to the extent and in the manner that's disclosed in the plan, save and except for pledging of securities। यानी जो जो आपने ट्रेडिंग प्लान में बताया है बस वो ही आप कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो। नथिंग एल्स कैन बी डन विद दोस सिक्योरिटीज जिनके लिए आपने ट्रेडिंग प्लान दिया है। सेव एंड एक्सेप्ट, सेव एंड एक्सेप्ट मतलब प्लेज को छोड़ दिया जाए तो आप ये कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो। प्लेजिंग, यू रिमेंबर डिपॉजिटरीज वाला चैप्टर, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन कैसे क्रिएट होता है, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। इफ यू स्किपिंग, मूव ऑन टू द लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर जहां प्लेज और हाइपोथिकेशन पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ट्रेडिंग प्लान्स बनने के बाद उन सिक्योरिटीज में और कुछ भी नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर प्लेजिंग, कुछ भी नहीं, कोई परचेज कोई सेल एडिशनल कुछ भी नहीं, जितना बता दिया बस उतना ही करोगे, एक नई रुपए की चीज उसमें नहीं होगी एक्सेप्ट प्लेज। प्लेज क्रिएट कर सकते। तो समझ गए क्या भैया? ये रेगुलेशन नंबर 4 और 5 आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी तो कहानी और भी बाकी है और रेगुलेशन 6 और 7 में अपने को कुछ डिस्क्लोजर्स पढ़ने हैं। डिस्क्लोजर्स के बाद अपने को एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, कुछ नए रेगुलेशन ऐड हुए हैं आपके इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में, जो इंफॉर्मेंट्स यानी खबरियों पर आधारित है। उन खबरियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। पर आज इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आप अपना रिविजन कंप्लीट करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एंड टेक केयर।